सवाल है हमारे स्टूडेंट का कि सर सिविल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस का क्या रोल है। सही में ये कुछ यील्ड करके देता है या ये एक गिमिक ही है कि बातें बनी हुई हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए। उनका कहना है कि जब सर जहाँ एक तरफ इतना ट्रेंड बदल रहा है, हर बार पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, इवन प्रीलिम्स में पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का कोई फ़ायदा रह गया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से मेनली सीखता है आदमी। मेंस के पैटर्न लगातार बदलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कितना का रिलेवेंट है, क्या इसकी यूटिलिटी है, कोई यूटिलिटी या कोई रेलेवेंस है भी, करनी चाहिए भी ये प्रैक्टिस या नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझाते हैं चीज़ें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस जब आपको कहा जाता है उसका पर्पस क्या है। सबसे पहली बात एक बात ये रहती है इस फील्ड में कि लगातार जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं। किस चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं? ग्लोबली और इंडिया वाइज सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस भी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में एनालिसिस का क्या पर्पस है? यहीं से हमारी अप्रोच गलत हो जाती है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत अप्रोच कर जाते हैं। एनालिसिस का पर्पस ही फिर सारा गलत हो जाता है। क्यों? किसी भी समय के दौरान, कोई भी कंटेम्प्रेरी टाइम आप ले लीजिए, कोई भी कंटेम्प्रेरी टाइम, एनी टाइप ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आज से 20 साल पुराना ले लीजिए, 40 साल पुराना, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पुराना समय ले लीजिए, जब भी किसी भी कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेन क्वेश्चन के पीछे का पर्पस क्या रहना चाहिए उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। सोसाइटी का क्या पर्पस है, क्या रोल है, सोसाइटी में इंडिविजुअल क्यों आना चाहता है, सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस अल्टीमेटली क्या है, सोसाइटी का नेचर क्या है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, रिग्रेसिव सोसाइटी है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, अथॉरिटेटिव सोसाइटी है, किस तरह की सोसाइटी है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोसाइटी है, डेप्रिवेशन को प्रमोट करती है। सोसाइटी से जुड़े तमाम वो एलिमेंट, ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो इकोनॉमी है, ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फैमिली ही है, इनका एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन इन इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन समाज के किस तबके को प्रिविलेज पोजीशन देते हैं, किस तबके को डिप्राइव करते हैं, डिप्रीवेशन अगर है तो उसके रीजंस क्या हैं, प्रिविलेज के रीजंस क्या हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को किसने कैप्चर कर रखा है, एक यूटोपियन सोसाइटी यानी कि एक इमेजिन्ड सोसाइटी, द आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमें उसके लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, रेस डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तमाम तरह के जो भेद हैं ये कैसे नुकसान कर रहे हैं, इन्हें कैसे दूर करना है। मैं बोलते रह सकता हूँ, दसियों घंटे बीत जाएंगे। किसी भी समय में समाज के संदर्भ में इन पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। सवाल जब भी आएगा इस पहलू पर आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हमें ये मेंटल डायरेक्शन देता है, हमें डायरेक्ट करता है कि हमें ज़रूरतों को समझना है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के तौर पे हम एक सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्वेंट से क्या एक्सपेक्टेड है। वो सोसाइटी में एक की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर अपॉइंट होने वाला है और एडमिनिस्ट्रेशन आखिर एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है और ये पॉलिटिकल सिस्टम की रचना इसी समाज ने की है। तो
इस समाज में ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या रोल निभाएगा। एक की ऑफिसर क्या कर सकता है, एजुकेशन की फील्ड में क्या करना है उसे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की फील्ड में क्या करना है उसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या करना है। तो सोसाइटी से जुड़ी जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे बैकवर्डनेस है, चाहे वो हंगर है, भुखमरी है, चाहे वो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, वो दूर कर रही हैं। सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना है। आप विश्व का इतिहास जब भी खोल लीजिएगा, जिस भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसी पे बात हो रही है। एग्जाम का एनालिसिस हमें यह दिशा देता है। अगर आप एग्जाम के एनालिसिस को इस पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा ऑथर पूछा जाएगा, कौन सी क्वेश्चन, ना, आपको इस उद्देश्य से पढ़ना है कि एग्जाम किस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम जिस भी विषय को हम पढ़ रहे हैं उसे किस दिशा में पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका विषय वस्तु क्या, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, एग्जाम का एनालिसिस हमें यह सिखाता है। उस सब्जेक्ट मैटर को किस माइंडसेट से, किस अप्रोच से पढ़ना है, एग्जाम का एनालिसिस ये बताता है। क्योंकि एग्जाम सिविल सर्विसेज है, लोक सेवा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं क्योंकि लगातार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ बदल रही हैं। सोसाइटी में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पुरानी रिडंडेंट हो रही हैं, नए तरह के ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, कई नई तरह की डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, लेकिन मूल में डिस्क्रिमिनेशन ही है। अपॉर्चुनिटीज़ का उद्देश्य जीवन बेहतर करना ही है, द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अल्टीमेटली। और क्या है, बट एवर बी द अपॉर्चुनिटी, यू राइट नाउ यू हैव जीपीएस, द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ओके, जीपीएस सिस्टम या ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। अल्टीमेटली इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सफ़र को बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेशंस पर पहुंच सकते हैं, ट्रैफिक का पता लगा सकते हैं, चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, सर्वेलेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये इकोनॉमी, बिजनेसेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिविजुअल की लाइफ सबको बेहतर करने के लिए। तो जीवन बेहतर करने के लिए समय दर समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की है, विकसित हुआ। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिस्टेंस में आना हो, चाहे स्टीम इंजन का एग्जिस्टेंस में आना हो, चाहे वुड से चारकोल बनाना हो या फिर आगे कोल तक जाना हो। मेन पर्पस क्या रहा था, द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। एग्जाम हमें उस ओर इशारा करता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, किसी भी समय में आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइम की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं या मेडिवल, या आप इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, स्टेट कैसा है, राज्य, जैसे भारतीय राज्य। आप प्राचीन समय का राज्य पढ़ रहे हैं, आप मौर्यन स्टेट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट बेनेवलेंट था कि नहीं। अगर बेनेवलेंट था तो बेनेवलेंट के लक्षण क्या हैं, क्या था वो, एम्पायर था, किंगडम था, क्या था, इट वाज एम्पायर। कैसा एम्पायर था, जन कल्याणकारी था क्या, स्टेट वेलफेयर था कि नहीं, वेलफेयर था तो कैसी एक्टिविटी थी। दूसरा, स्टेट में पावर कौन कंट्रोल कर रहा था, अथॉरिटी कौन था। अगला, अथॉरिटी एब्सोल्यूट था क्या, और अगर अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी तो उस एब्सोल्यूट अथॉरिटी को टेम्पर कौन करता था, उसको कंट्रोल कौन करता था, या ये अल्टीमेट एब्सोल्यूट था, कोई कंट्रोल नहीं था, निरंकुश था, कोई अंकुश नहीं था। मंत्रिपरिषद थी क्या, अगर वो थी तो क्या वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, या ये ज़रूरी था कि उसने फैसले मानने हैं। अगर वह एडवाइजरी काउंसिल ही थी तो फिर क्यों थी, ये जानना ज़रूरी है। समाज की भूमिका क्या थी, प्रजा कैसा रोल प्ले करती थी। टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, कितना रॉबस्ट था, किस हद तक टैक्स लगाया जा सकता था। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए राजा ने क्या क्या काम किए। व्यापार वाणिज्य कैसा था, राष्ट्रीय स्तर पर था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, अगर था तो किन वस्तुओं में था। व्यापारियों का महत्व क्या था राज्य में, समाज में। पॉलिटी के जिन कॉन्टेक्स्ट में तब आप स्टडी करेंगे। आज क्या स्टडी कर रहे हैं आप, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट, और क्या स्टडी कर रहे हैं आप, इंडियन स्टेट का सारा ढांचा स्टडी कर रहे हैं, ऑल द इंस्टीट्यूशंस। अब पार्लियामेंट को स्टडी कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को इंस्टीट्यूट स्टडी कर रहे हैं, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को स्टडी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ जुडिशरी को स्टडी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी,
आप व्यक्तियों के अधिकारों को स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को स्टडी कर रहे हैं, दैट्स ऑल। स्पेशल राइट्स जो कोई दिए गए हैं आप उनको स्टडी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका नेचर क्या है, आप उसे पढ़ रहे हैं। राज्य की प्रकृति कैसी है, आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। आप हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसे पढ़ रहे हैं। मुद्दे की कहानी ये है, ये सब ऐसा क्यों बनाया गया, अगर ये है तो ऐसा क्यों है। सिंपल कहानी कि सभी अपने मत है, पंथ है, विचारधारा है, सभी को जगह देनी है, सभी का समान विकास करना है, सभी को ऐसा महसूस हो कि ये राष्ट्र उनका है, ये राज्य उनका है। यही तब भी पढ़ रहे थे कि अशोक अपने प्रजा को कहता है तुम मेरी संतान की भांति, जैसे कोई भी समस्या हो, आवश्यकता हो तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसके लिए हूँ। मैं बुद्धों को, जैनों को, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को, सभी को समान समर्थन दे रहा हूँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बड़ों का आदर करें, मैं चाहता हूँ बड़े बच्चों से प्रेम करें। अल्टीमेटली हमारा भारतीय राज्य आज किस विचारधारा में है, इसी विचारधारा में। तो जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं किसी भी समय के, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं कि आप उस टॉपिक से क्या सीखें, वो टॉपिक आज एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकेगा। तो किसी भी वर्ष में जब क्वेश्चन आया है, आपको ये बड़ा आसान लग सकता है कि देखिए सर, आज से 15 साल पहले वाला क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन किया तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो मौर्यन थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करिए, या मौर्यन जुडिशियल सिस्टम एक्सप्लेन करिए। आपने कहा सर ये बहुत सीधा था, देखिए। और सर इस बार जो क्वेश्चन आया है तो उसमें ये लिखा गया है कि एक सेंस ऑफ सिविक सोसाइटी बहुत नर्चर हो चुका था, राज्य संपन्न हो चुका था, इसकी वजह से मौर्यों का दंड विधान बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज नज़र आता है। ऐसे में उनके जुडिशियल सिस्टम का इवैल्यूएशन करिए। आज ऐसे आ जाएगा, 15 साल पहले सीधा आ गया। पर मुद्दे की कहानी है, अगर आपने इन सारे दोनों क्वेश्चनों को साइड करके मौर्यन जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर पढ़ा है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम क्यों स्थापित किया गया, उसके एग्जिस्टेंस में आने के क्या रीज़न थे। मौर्यन साम्राज्य पिछली किंगडम से महाजनपदों में सबसे बड़ा बन के क्या परिवर्तन लेके आया है, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, पॉलिटी में क्या चेंजेस आए हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत पड़ी है। अगर आपने जब टॉपिक प्रॉपर पढ़ा हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये इशारा कर रहे हैं कि आपको इन टॉपिक्स पर, जुडिशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट है उस दौर का, इकोनॉमिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए, जानिए और समझिए कि दंड विधान इस तरह से बांटा गया होता था। धर्मस्थीय अदालतें हुआ करती थी, कंटक शोधन हुआ करती थी। कंटक शोधन जो तमाम तरह के कंटक कांटे निकाल देती हैं, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स, फौजदारी की अदालतें शोधन किया करती थी आपका। धर्मस्थीय जो आप में धर्म स्थापित करती हैं, द राइटियस वे ऑफ लाइफ, द वैल्यू बेस्ड लाइफ। राज्य किसकी बात करता है, धर्मपरायण जीवन की। राजा भी राज्य धर्म से चलता है, राजा पर राज्य धर्म लागू होता है, प्रजा पर प्रजा धर्म लागू होता है। धर्म अर्थ का, धर्म शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड हैं कि हम फुलफिल करें, हम उसके मुताबिक चलना है। और अगर हम उससे विस्थापित होते हैं तो हम धर्म की उल्लंघना कर रहे हैं। मैं नागरिक धर्म की उल्लंघना कर रहा हूँ, प्रजा धर्म की उल्लंघना कर रहा हूँ, राजा राज धर्म की उल्लंघना कर रहा है। इसका मतलब हम राज्य से धोखा कर रहे हैं। ऐसे में धर्मस्थीय अदालतें हम पर केस चलाती हैं, सिविल कोर्ट्स। हम अधर्म नहीं कर सकते, किसी की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, किसी की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते, किसी के परिवारजनों का, पति का पत्नी का अधिग्रहण नहीं कर सकते, किसी को उसके जल से, उसकी शिक्षा से, उसके स्रोतों से वंचित नहीं कर सकते। यदि यह कर रहे हैं तो धर्मस्थीय अदालत में कोर्ट केस चलेगा और धर्म स्थापित होगा, सिविल कोर्ट्स। यही होता है ना। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो पढ़ते तो हैं इस पर्सपेक्टिव से, और क्या करना है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव डेवलप होता चला जाता है, लगातार इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार इन पर क्वेश्चन आते हैं। कई बारी क्वेश्चन थोड़े सीधे आ जाते हैं, कई बारी क्वेश्चन एक्चुअली में उस कंटेंट में से एक खास विचार समझना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे, उस विचार की ओर ले जाने वाले आ जाते हैं कि वो ये चाहता है कि हम ज्यादातर क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान ना देते हुए उस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो गुण थे, जो लक्षण थे, हम उन पर सीधे बात करना शुरू कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर सीधे उस बिंदु पर आ जाए। यह सीधा पूछा जा सकता है कि क्या ये जो संस्थाएं हुआ करती थी, जब मान लीजिए जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ही पूछा जा रहा है कि ये संस्थाएं
क्या यह न्यायवादी संस्था हुआ करती थी? इनका उद्देश्य जस्टिस प्रोवाइड करना होता था या इनका उद्देश्य राजा के लिए प्रजा पर बेहतर नियंत्रण करना था? क्या उद्देश्य था? ऐसी भी कोर्ट्स होती हैं जिनका उद्देश्य प्रजा को राजा के प्रति समर्पित बनाए रखना है, राजा प्रजा को कंट्रोल करने के लिए। पर ऐसी भी अदालतें हैं जो न्याय देने का काम कर रही हैं, जिसमें राजा भी सजा पाता है। ऐसी भी संस्थाएं हैं और इतिहास में यह हुआ है, आपने देखा है। अगर मैं अकाल तख्त की बात करूं तो महाराजा रणजीत सिंह को भी सजा मिली है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है? न्याय से ऊपर कोई भी नहीं। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, क्या समाज में न्याय का सिद्धांत इस स्तर तक पहुंच चुका था? है तो उसके उदाहरण बताइए। तो उसके उदाहरण बताने हैं वहां पर आपको। लेकिन आप इस यात्रा पर अग्रसर ही नहीं होंगे अगर आप चैप्टर के साथ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रकृति को नहीं समझेंगे। मूल में वो क्वेश्चन वही इशारा करना चाहते हैं कि आप किसी भी समय को पढ़ रहे हैं, किसी भी सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए उसके कल्चरल एलिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, वो सोसाइटी अगर आज कल्चर के ये ट्रेट्स रख रही है तो क्यों रख रही है, उसका सराउंडिंग क्लाइमेट कैसा है, उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उस पर किसने रूल किया है या वो स्वतंत्र रहे हैं, उसके पड़ोसी राज्यों से संबंध कैसे रहे हैं, लगातार उस पर किन किन धर्म पंथों का प्रभाव छाया है, ये सारा कुछ हम समझें अपनी शिक्षा की यात्रा के दौरान, पढ़ाई के दौरान। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार हमें ये दिशा देते रहते हैं, हमें उन एरियाज की ओर ले जाते रहते हैं। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपसे बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर जब क्वेश्चन आते हैं, हम एक इंडिया एज ए कंट्री, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या फिर सामाजिक ताने बाने से बचे कहाँ हुए हैं? बताइए मुझे, हम कहाँ बचे हुए हैं? भारत के दक्षिण के राज्यों ने 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी BC के अराउंड भारी पैमाने पर रोमन समाज के साथ व्यापार किया। इतना सोना आया, वो सोना भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ और उसी समय में उत्तर और मध्य भारत के शासकों ने उसी सोने की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए कि नहीं चलाए? 1st सेंचुरी BC के अराउंड सोने के सिक्कों के छपने का आरंभ हुआ और 1st सेंचुरी AD, 2nd सेंचुरी AD के दौरान कुषाणों ने बड़े स्तर पर चला दिए। ये तब हुआ क्योंकि भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित हुआ रोमन साम्राज्य के साथ। दक्षिण के राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका थी और बड़े पैमाने पर सोना आया। तो हमारे देश में मुद्रा, करेंसी, अर्थव्यवस्था जब उस समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खड़ी थी, आज अछूती कैसी है? आप कट कैसे सकते हैं? कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर कैसे चल जाएगा? आप अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंस के दम पर ही हम सर्वाइव कर जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको अपने लोगों को एक बेहतर जीवन देना है। उनकी मांगें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में उनकी डाइवर्स डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको ग्लोबली प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में हम अंतर्राष्ट्रीय समाज, राजनीति, संस्थाएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से कैसे बचे हुए हैं? नहीं बचे। तो ऐसे में ग्लोबली कहीं कोई पैक्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए कि रशिया और चाइना के बीच में ही आर्कटिक रीजन को लेकर के, उसके कंट्रोल को लेकर के कोई द्वंद्व चल रहा है, भारत कैसे बचा रहेगा इससे? क्या महत्व है आर्कटिक रीजन का? बताइए। एक समय में एक इंडिया से एक रूट फॉलो हो रहा है, रेड सी के वाया स्विस कनाल से होकर मेडिटेरेनियन सी से आप पहुंच रहे यूरोप। एक समय में आप रशिया के साथ मिलकर के एक NSTC जैसा रूट बना रहे हैं और आप रशिया पहुंच रहे हैं। एक समय में आज अमेरिका इसके बीच का एक रूट भारत से तैयार कर रहा है। मुद्दा यह है कि वही रशिया आज चाइना के साथ आर्कटिक रीजन में कंट्रोल की बात अगर कर रहा है, चाइना और रशिया में कन्फ्लिक्ट है, आर्कटिक रीजन के मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पर क्रिएट होने वाले नए ट्रेड रूट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पर पिघलने वाली बर्फ़ की वजह से जो उसके नीचे दबी हुई मीथेन लिबरेट होगी, उसका बढ़ते हुए सागर के स्तर पर एक जो राइजिंग वाटर लेवल है उस पर क्या असर है, इससे आपके तटीय इलाकों पर क्या असर आएगा, इससे आपके आइलैंड्स पर क्या असर आएगा, आपके तटीय किनारे, आपके जो किनारों पर होने वाली डेल्टा रीजन पर होने वाली आपकी चावल की खेती है, दूसरी खेतियाँ, आपके मछुआरे हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी भूमिका कैसे नहीं बनती वहाँ पे? आप कैसे शामिल नहीं है वहाँ पे? वर्ल्ड ऑर्डर अगर वहीं से डिसाइड होना है
और 2050 तक ऐसा कहा जाता है कि समर सीजन के दौरान आर्कटिक कंप्लीट आइस फ्री होगा, तो और वह व्यापारिक मार्गों के रूप में उपयोग होगा। तो आप उसमें भूमिका कैसे नहीं निभा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर को आप एक समय में जाकर के डायरेक्ट करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व को इस समय लोकतंत्र की मान्यता को मानना है, आतंकवाद की खिलाफत करनी है, डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करना है, सार्वभौमिकता का विचार रखना है। ये विचार तो ग्लोबल सोसाइटीज तभी फॉलो करेंगी ना जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में आपकी लीडिंग पोजीशन होगी। पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में लीडिंग पोजीशन आपकी कहां से होगी? ग्लोबली जो डायनामिक्स डिसाइड हो रहे हैं, चाहे अंटार्कटिका को लेकर चाहे आर्कटिक, आपकी तो उसमें कोई भूमिका ही नजर नहीं आ रही। आप तो उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो उसमें शामिल ही नहीं है। चाहे वो आर्कटिक काउंसिल है, आप उसमें है नहीं मान लीजिए, तो कैसे काम चलेगा? ये नेचुरली ही भारत की एक पोजीशन क्रिएट होती है यहां से। चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के बात हो, चाहे वो अटलांटिक ओशियन के ट्रेड एंड कॉमर्स को इंश्योर करने की बात हो, भारत कैसे अछूता है इन सारे डायनामिकों से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हमें इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ये आभास दिलाते हैं कि इस विचारधारा पे रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, भारत ऐसे कैसे बैठा रह जाएगा? तो उस पर क्वेश्चन आएगा कि अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जहां एक तरफ भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड की हिमायत कर रहा है, वहां तेजी से दुनिया यूनिपोलर और बायपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है, भारत की भूमिका क्या होगी? रशिया यूक्रेन को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए। नहीं देना है क्या? आपको नहीं बताना नॉन अलाइन मूवमेंट भारत की क्या योगदान था? आपको नहीं बताना है भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड की कवायद क्यों करता है? आपको नहीं बताना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोहा डेवलपमेंट राउंड हो या बाकी राउंड में भारत ने अब तक पिछड़े हुए, अंडर डेवलप्ड और विकासशील यानी कि डेवलपिंग नेशंस में खेतीबाड़ी को संरक्षण देने के लिए जिन मुद्दों पर बात रखी वो अब तक पूरे हुए कि नहीं? ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन को लेकर के भारत डेवलप्ड कंट्रीज को कह रहा है फंड ट्रांसफर करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, वो बात रखनी है कि नहीं रखनी? ये रखनी है। अफ्रीकन नेशंस में लोगों की डेवलपमेंट को लेकर के भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि ग्लोबली अगर हम ह्यूमैनिटेरियन स्टांस पर ही बात करें और हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड और पॉलिटिकल ट्रेंड को मेंटेन रखना है, हमें पूरे ग्लोब को ही कंसिडर करना है कि वो उसमें समानता स्थापित हो सके। तो ऐसे में अगर दुनिया आज बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा फिर कि हम समानता को स्थापित कर पाएंगे? एगैलिटेरियन सोसाइटी तो ग्लोबली बनी नहीं पाएगी। हमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म करवाने हैं, हमें यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म कराना है, हमें आईएमएफ का रिफॉर्म कराना है, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिफॉर्म कराना है, ताकि ये संस्थाएं और समावेशी हों, ऑल इनकम्पैसिंग हों, पार्टिसिपेटरी बने और पूरे विश्व की आवाज उसमें रिफ्लेक्ट हो, ना कि 2 से 4 डेवलप मुल्कों की। तो ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर पर क्वेश्चन क्यों नहीं आए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। क्यों नहीं सवाल आए कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनी हुई नाटो जैसी संस्थाओं की आज व्यवहारिकता क्या बची है, आज क्या रेलेवेंस है? क्यों वो निरंतर प्रगति करती जा रही है, निरंतर नए सदस्य उसमें जुड़ते जा रहे हैं? क्या हम एक पीसफुल और हार्मोनियस ग्लोबल सोसाइटी बनाने से चूक रहे हैं कि लोग आज भी मिलिट्री अलायंसेस पर ही फेथ कर रहे हैं? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये आएगा। इसका आंसर आप कैसे करेंगे? क्योंकि मैं गारंटी करता हूं प्रीवियस ईयर पेपरों में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि नाटो क्यों बनी, किस कारण से एग्जिस्टेंस में आई, इसको क्या पर्पस अचीव करना है। उसे पढ़ोगे तो ही ना विजन बनेगा कि नाटो क्या है, किस वजह से, क्यों है। फिर जब तैयारी कर रहे होगे तो नाटो के बारे में भी पढ़ोगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है। और फिर लगातार जो खबरें चल रही हैं अखबार में हो रहा है और हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, बनेगा ना एक ओवरव्यू आपका, फिर उत्तर आ जाएगा कि बदलते हुए ग्लोबल सोसाइटी में आज नाटो की किस संदर्भ में है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, व्हाई। लिखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है बताइए। रशिया किस चीज की सुरक्षा कर रहा है आज? यूक्रेन किस सोवरेनिटी के लिए लड़ रहा है आज? ये सवाल उठता है, बताइए। तो कुल मिलाकर के अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर अमेरिका में तेल की क्रांति हो गई और पर्शियन गल्फ का महत्व गिर चुका है, तो क्या उस पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या इसकी वजह से पूरी तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट में रियलाइन नहीं हो जाएगी? सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में अगर भारत और चीन नई बड़ी कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है, रशिया, चीन और अमेरिका का मेन स्टे है वो यही इकोनॉमीज हैं, यहीं से डेवलपमेंट होनी है, और अफ्रीका, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी बदलाव आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भारत की स्टडी का मैटर नहीं है? क्या आने वाले समय में जो ग्लोबल प्रोडक्शन है भारत उसमें लीड नहीं करना चाहिए? भारत के पास आज क्या कमी है? वरना 140 करोड़ की जनसंख्या को बिना रोजगार के सर्वाइव करा लेगा। आज यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया अपने आप को वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने में लगा हुआ है कि वो दुनिया भर में जो नई तरह की टेक्नोलॉजी विकसित होगी उसमें फाइनेंस वो लगाएगा।
दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आज अमेरिका और चीन लगे हुए हैं, भारत किधर लगेगा फिर? उसको क्या करना है फिर? तो कुल मिलाकर कि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ऑलरेडी अगर किसी मेंटोर से पढ़ रहे हो या अच्छा उत्तर पढ़ रहे हो, 80-90% काम तो वो कर ही देते हैं, सोच बना ही देते हैं वैसी, बाकी क्वेश्चन पेपर दिशा दे देता है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं कि भाई खड़े पैर अगर हमारे युद्ध लग जाते हैं, हमें किसी सेना की मदद भी चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ना आना चाहिए, इसलिए जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन समय समय पर होते हैं। और मिडल ईस्ट के एरिया में अगर टर्बुलेंसेस बढ़ रही हैं तो देखा जाएगा कि भारत ने आने वाले वर्षों में किन मुल्कों के साथ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। देखा जाएगा कि उन क्षेत्रों में आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत ने उन क्षेत्रों में उन मुल्कों के साथ मिलिट्री ऑपरेशंस, जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस बढ़ा दी हैं, ताकि खड़े पैर जब हमें संयुक्त युद्ध मोर्चा संभालना पड़े तो हमारी सेनाएं उनके साथ इंटीग्रेट होकर के मिलकर के युद्ध लड़ सकें, तब हमारी कोऑर्डिनेशन में, सिंक्रोनाइजेशन में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। ये सवाल है। अगर आज चीन तेजी से दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से अपना पैसा वहां पर निवेश करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उन मुल्कों की आर्थिक शक्ति भी नहीं है कि वो इतना लोन ले सके, उन्हें उतना लोन दे रहा है, वहां पर उनके मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके लोगों को एज अ कंज्यूमर मार्केट यूटिलाइज करना चाहता है भविष्य में, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की कोई भूमिका नहीं बनती? क्योंकि वो भारत का मेन कंटेंडर है साउथ एशिया, ईस्ट एशिया रीजन में। इन द एशियन रीजन इट इज द मेन कंटेंडर ऑफ इंडिया। चाइना की विचारधारा क्या है, चाइना कैसी गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करता है, भारत की विचारधारा, भारत कैसा गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करता है, तो ऐसे में भारत अगर खड़ा है कि वर्ल्ड को कौन सी विचारधारा और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करे, तो फिर भारत पर सवाल आता है कि क्या वो अलाउ करेगा कि चीन की विचारधारा और चीन का ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम ग्लोबल ऑर्डर बन जाए? नहीं। एक लेजिटिमेट क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में गिरते हुए श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए, ये तो सवाल बनता ही आना ही चाहिए कि श्रीलंका की इकोनॉमी गिर रही है और इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए और अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए, ग्लोबल पीस और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स को सिक्योर रखने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद भारत की ओर आएगी? या भारत के कदम क्या होने चाहिए? भारत को $2 बिलियन का पैसा लोन देना पड़ेगा, ग्रांट देनी पड़ेगी, उसे काउंटर करना पड़ेगा चीन के ऑपरेशंस को। भारत को अपनी जीडीपी पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगर उसे चीन से मुकाबला करना है अंतर्राष्ट्रीय, तो उसे जीडीपी पर फोकस करना ही पड़ेगा कि भारत इतना सृजन कर सके, इतना बना सके कि पहले वो अपने डिफेंस परचेज को उतना एस्केलेट कर सके कि वो किसी से मुकाबला करे, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुल्क कमज़ोर हो रहे हैं वो उन्हें मदद दे सके, तो कि वो भारत के साथ अलाइन हो और वो दूसरी विरोधी शक्तियों के साथ ना चले जाएं। और दूसरी बात, ये किसी के साथ नेगेटिव सेंस में भी नहीं है कि किसी से हमारी समस्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम और आपकी विचारधारा क्या है जिसे आप चाहते हो कि वो ग्लोबल विचारधारा बने। अगर भारत ये कहता है कि वो विश्व गुरु बनने का हक रखता है, क्योंकि भारत की ऐसी विचारधारा है कि भारत सार्वभौमिकता में यकीन करता है, वो सर्वधर्म एक जीवन में यकीन रखता है, वो लोकतंत्र में यकीन रखता है, वो वेलफेयर में यकीन रखता है, और वैश्विक विचारधारा भी यही होनी चाहिए, तो फिर भारत को विश्व स्तर पर आगे आना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, राज्यों के साथ खड़े होना पड़ेगा। उन मुल्कों में भारत की विचारधारा और वैश्विक विचारधारा भारत की नहीं बन पाएगी जब उनमें दबाव प्रभाव चीन का होगा। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्यों नहीं हो, और इस पर क्वेश्चन क्यों ना आए, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना आए? तो यही क्वेश्चन आएगा फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ कि भारत लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों प्रमोट कर रहा है, भारत लुक वेस्ट पॉलिसी क्यों प्रमोट कर रहा है। इस लुक ईस्ट पॉलिसी में उत्तर पूर्व के राज्य भारत की क्या भूमिका निभा सकते हैं, अब तक जो पोटेंशियल अनलेस नहीं किया हमने नॉर्थ ईस्ट का, उसकी क्या भूमिका है, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कितने वर्ष बीत गए, 1990 के दशक से लुक ईस्ट पॉलिसी आई है, पीवी नरसिम्हा राव की अहम भूमिका रही, तब से आज दिन तक जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, कितनी बार लुक ईस्ट पॉलिसी का क्वेश्चन आया है, क्या दिशा दे रहा है वो। और उसी में कौन क्वेश्चन और आ जाएगा कि भारत ने अपने उत्तर पूर्व राज्यों की विकास की बात की है, और क्या ये लुक ईस्ट पॉलिसी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये की प्लेयर हैं, तो हाँ है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन वही दिशा देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अगर हमें ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर है, अगर हमने वर्ल्ड लेवल पर रीजनल ज्योग्राफी को, अगर हमने सोसाइटी इंडिया की कल्चर, हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो हम मौजूदा समय में आ रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों को बहुत खूबसूरती से समझ जाते हैं। और जब हम उन परिवर्तनों को समझ रहे हैं, हम नब्ज़ समझ रहे हैं, हम सही मायने में नब्ज़ टटोल पा रहे हैं कि सही में क्या हो रहा है।
इसका व्यक्ति पर, समुदाय पर, समाजों पर क्या असर पड़ेगा? कौन है जो शासक बनना चाहता है विश्व का? कौन है जो एक्सप्लॉइट करना चाहता है किसी को? किस मैनर में किस किस तरह की एक्सप्लॉइटेशंस आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं? क्या कोई न्यू कॉलोनियलिज्म जैसी एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट कर रही है? कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? क्या रीजंस हैं उनके? क्या आज भी बड़े पैमाने पर कॉलोनियलिज्म के बाद भी न्यू कॉलोनियलिज्म है सस्ती लेबर के नाम पर, कमज़ोर एनवायरमेंटल लॉज के नाम पर? क्या आज भी दुनिया भर के डेवलप्ड नेशन एक लेवल पर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद फॉलो कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो अपना वेस्ट कमज़ोर मुल्कों में डंप कर रहे हैं? तो वहाँ पर मानवाधिकार कहाँ गए? क्यों कमज़ोर हैं वो आज मुल्क कितने? तो क्या किसी भी तरह से एक ग्लोबल सोसाइटी इगैलिटेरियन हो सकती है जब इतनी सेगमेंटलाइजेशन हो कि कुछ वर्ल्ड एक्सट्रीमली डेवलप्ड हो और एक बड़ी दुनिया अंडर डेवलप्ड हो और डेवलपिंग हो? तो उनमें तो समानता है ही नहीं, उनमें तो समानता है ही नहीं। ऐसे में उनका वेस्ट वहीं पे डंप होगा। आज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और साउथ एशियन नेशंस की हालत क्या है? पूरा ग्लोबल डंप यहीं पर है। उनकी मिट्टी की क्वालिटी बदल रही है, उनका ग्राउंड वाटर टेबल कंटेमिनेट हो रहा है, उनके सरफेस वाटर लेवल डैमेज हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है। दुनिया भर का टायर, अमेरिका का टायर, सारा वेस्ट टायर भारत में जल रहा है, राजस्थान की खुली हुई वर्कशॉपों में। बताइए, मेरे लेक्चर हैं उस पर। इसका क्या असर हो रहा है वहाँ की नदियों पर, वहाँ के जल पर और हवाओं पर? ऐसे में वहाँ के जीवन शैली पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और कैसा रोज़गार है वहाँ पर? द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कितनी एक्सप्लॉइट हो रही है लेबर। तो क्या ग्लोबली डेवलप्ड कंपनीज और कंट्रीज़ ने, क्या वर्ल्ड लेवल पर जो लूज लेबर लॉज हैं उनकी आर्थिक परिस्थितियां कमज़ोर होने की वजह से क्या उनका लाभ नहीं उठाया? क्या इसे हम न्यू कॉलोनियलिज्म नहीं करेंगे? क्या ये कैपिटलिज्म की एक नई वेव नहीं है जो एक्सप्लॉइटेटिव है? और अगर इस पर सवाल उठते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर का हिस्सा नहीं बनता? क्या हमें WTO में जाके इसके रिलेटेड नियम नहीं बनवाने? क्या हमने IMF को ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने को नहीं कहना ग्लोबल इकोनॉमी में कि जो ऐसी एक्सप्लॉइटेशन को रोके? तो ये तो ग्लेयरिंग इशू है यार, ये तो रोज आएंगे। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन इश्यूज को हमारे लिए ग्लेयरिंग बनाते हैं, वो हमारी आंखों के सामने इन्हें रोज रोज लेके आते हैं। इसलिए हम प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करते हैं ना। कभी UPSC के पैटर्न में चेंज आ रहा है? क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है? लोग कह रहे हैं पैटर्न में चेंज आ रहा है। कैसा पैटर्न में चेंज आ रहा है? UPSC का जो पेपर है उसमें वो पहले 8 क्वेश्चन पूछते थे बड़े बड़े, फिर उसको छोटा किया उन्होंने, आज वो 20 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले सीधे 20 पूछते थे, आज एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 सब पार्ट्स हैं। मुद्दे की कहानी ये है कि आज भी उन क्वेश्चन की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर को लेके वही रेलेवेंस है जो तब थी। आज भी हो रही प्रत्येक क्रांति समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रख रही है जिस समय में पहला बल्ब जला था और उस क्रांति ने भूमिका निभाई थी। तो तब भी क्रांति के बारे में पूछा जा रहा था, आज भी उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तब भी सोसाइटी के लेवल पे वही चीजें महत्वपूर्ण थी जो समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला रही थी। दैट्स ऑल। आज भी वही चीजें महत्वपूर्ण है। तब भी शिक्षा के क्षेत्र में वही चीजें जरूरी थी, आज भी जरूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम के विषय में तब भी क्वेश्चन आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। आज भी भारत नई एजुकेशनल पॉलिसी लेकर के आया, उस पर वही सवाल पूछे जाएंगे कि ये यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने में कितनी सक्षम है। फर्स्ट, ये स्किल डेवलपमेंट में कितनी सक्षम है। सेकंड, इनमें वोकेशनल कोर्सेज का कितना प्रोविजन रखा है। थर्ड, कल्चरल डेवलपमेंट का क्या रोल है इसमें, कल्चरल डेवलपमेंट होगी कि नहीं, इंडिया की ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रखने की कोशिश की है कि नहीं। इंडिया का नेचर क्या है, सेकुलर, तो सेकुलर आइडियोलॉजी, कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड, ऑल इनकम्पैसिंग कॉम्पोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है एजुकेशन पॉलिसी की नहीं, हमें विश्वगुरु बना सकती है कि नहीं। तो बताओ, एजुकेशन पॉलिसी इसके बाहर है आज की, इसी में है। और 1986 वाली इसी में थी, 1950 के दशक में इसी में थी। इसके बाहर कब होती है एजुकेशन पॉलिसी? तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो पॉपुलेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं आए क्या? जाओ ढूंढो, आए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि यार पॉपुलेशन नाम की कोई चिड़िया आई हुई है, 1 साल हुआ, 2 महीने पहले खबर चल रही थी, करके जानी है, पेपर में आती है। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी तब भी पढ़ते हैं और आज भी पढ़ते हैं। तो चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं था तब, आज भी है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं था तब, आज भी है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं था, आज भी है। एनीमिया का डाटा तब भी था, आज भी है। टोटल फर्टिलिटी रेट का डाटा तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेकेडल और एनुअल तब भी था, आज भी है। तो तब की पॉपुलेशन पॉलिसी में भी वही था, आज भी वही है। और क्या है, तब की एजुकेशन पॉलिसी वही बात कर रही थी, आज भी वही बात कर रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें ये करनी है, ये आती हैं। और क्या बताती हैं? तभी इस बात की चर्चा चल रही थी कि जस्टिस डिले माने जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिले कैसे रोके, आज भी वही बात चल रही है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बताता है कि अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जुडिशियल सिस्टम में जितनी भी पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाए। मतलब यार ये क्वेश्चन आता है, चलो इस दिशा में क्वेश्चन आता है, मतलब दिशा कौन सी दिशा, ये क्वेश्चन तैयार करके बैठ गए, अगली बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया और फिर कह रहे ले लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन इस बार आ गया है कि कारावास काट रहे मुजरिम जिनके अभी फैसले आए ही नहीं, अंडर ट्रायल 6-6 साल से हैं, इनका क्या करें। कहते ये ले लो, पैटर्न कितना बदल गया। अबे पैटर्न का बदलाव है ये, इज दैट द चेंज ऑफ पैटर्न। उनके पास एक एरिया है कि भारत एक न्यायवादी राष्ट्र है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में न्याय की अवधारणा यह है कि अगर न्याय देर होगा तो भी अन्याय है। तो ऐसे में पिछली बार पेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इस बार क्वेश्चन पूछा कि अंडर ट्रायल्स 6-6 साल सजा काट रहे हैं, फैसले ही नहीं आ रहे, ये क्या चल रहा है, जल्दी फैसलों के निपटारे होने चाहिए। तो ये भी तो न्याय से ही जुड़ा मामला है भाई, इस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। तो लगातार इस पे PIL लगती हैं कोर्ट में, लगातार अखबार कवर करते हैं इस चीज को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इस पर चर्चा भी हुई होगी, नहीं भी हुई होगी। तो आप पढ़ रहे हैं ना जस्टिस सिस्टम, तो जस्टिस सिस्टम का पर्पस क्या है फिर। तो इसलिए खाली पॉलिटी पढ़ के बैठे हुए हैं, खाली लक्ष्मीकांत, तो फिर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और विजन बड़ा होगा, NCERT वाली पॉलिटी पढ़ो, फिर वो बड़ा करेंगे, उसमें चर्चा है, इस पर टॉपिक है पूरा 11वीं की NCERT की सेकंड बुक में पूरा टॉपिक है जस्टिस। लगाओ वो वाला लेक्चर, करो वो चैप्टर, फिर पता लगेगा अच्छा बात तो है यार, जस्टिस है, सही बात है। मतलब 5-5 साल से अंडर ट्रायल, 2 साल की 3 साल की सजा थी उस मामले, 5 साल अंडर ट्रायल में ही हो गए, ये तो गलत बात है। फर्जी फंसा दिया गया आदमी को, आतंकवाद के नाम पर 20 साल सजा काट ली, बाद में पता लगा बेकसूर है। ये कैसा सिस्टम है भाई, इस पर तो बात होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट आज भी रहनी चाहिए कि नहीं, इस पर तो बात होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट ही न्याय का है तो प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चन इस और इशारा कर रहे हैं, तुम इशारा नहीं पकड़ रहे हो, तुम पता नहीं कौन सा पैटर्न पकड़ रहे हैं। अपन पैटर्न कैसे पकड़ रहे हैं, डिस्क्रीट सेंस में क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, इशारा नहीं समझ रहे हैं, दिशा नहीं पकड़ रहे हैं, मुद्दा नहीं पकड़ रहे हैं, मैटर किधर ले जाना चाहता है वो नहीं पकड़ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस क्या कर रहे हैं, इंट्रो कैसी रखनी है, बॉडी कैसी रखनी है, कंक्लूजन कैसे करनी है। तो 2 दिन का काम होता है ये। तैयार व्यक्ति जिसकी तैयारी पूरी है, जिसने सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, जिसका कंटेम्प्रेरी रेडी है सारा, ये खेलाबाजी 2 दिन लगते हैं। तैयार मिस्त्री को एक बार साइट दिखानी पड़ती है कि ऐसा डिजाइन डालना है, अगले दिन डाल देता है। लेकिन मिस्त्री है नहीं वो, अभी लेबर भी नहीं ढंग का बना, उसे डिजाइन दिखा रहे हैं, तो ऐसे डालना है, तुझे ये बनना है, बस डिजाइन ही डालना कहीं से सीख लिया, हृदय लगाने नहीं आते, ईंटें लगानी नहीं आती, साउल कैसे पकड़ना है पता नहीं, वाटर लेवल कैसे बनाना है पता नहीं, मसाला क्या बनवाना है पता नहीं, कितना तेज रखना कितना पतला रखना पता नहीं, डिजाइन सीधा ही। और अगली बार अगले वाले ने कहा डिजाइन नहीं बनवाना है, दीवार 13-9 बना के बता, कॉलम खड़ा कर चल। वहाँ कह रहा कॉलम तो नहीं सीखा मैंने। तो कहते फिर मिस्त्री कहेगा बे, मिस्त्री होने की बारीकियां नहीं सीखी, मिस्त्री बन के बैठा हुआ है। तो ये कहानी है, दिस इज अ कोर्स वर्क। तो अगर आपने कोर्स वर्क किया, हमने न्याय के कॉन्सेप्ट को पकड़ा, तो न्याय के कॉन्टेक्स्ट में सारे क्वेश्चन आएंगे ना। फिर कैदियों की परिस्थिति कैसी है, जेलों में कैसा जीवन है उनका, कैसी परिस्थितियां हैं उनकी, हमारा न्याय विधान कैसा काम कर रहा है आज की डेट में, हमारे दंड विधान कैसे काम कर रहे हैं, अभी किए गए ना चेंजेस, उनमें क्या चेंजेस किए गए, सिंपल सी कहानी, क्या चेंजेस किए जाएंगे, भारत किस विचारधारा में चल रहा है, उस तरह से चेंजेस किए जाएंगे उनमें। तो कुल मिलाकर के हमें अलग अलग क्वेश्चनों से ये समझ आ रहा था कि इंडिया की प्रकृति के हिसाब से पूछा जाता है कि लोकतंत्र इस कारण से लोकतंत्र फेल हुआ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार आंदोलन बढ़ रहे हैं और लंबे चल रहे हैं, ये लोकतंत्र का जश्न है या एक तरह से लोकतंत्र का श्राप। अब ये क्वेश्चन आ गया, बैठे हुए हैं, कहते ये क्या आ गया, is that the celebration of the democracy or it is kind of bane to the democracy? ये शराब तो नहीं लग गया। तो वहां पे बैठे हो कहते ये बड़ा बहुत औखा कुछ, बहुत मुश्किल, डेमोक्रेसी पढ़ा दिया था, आंदोलन भी पढ़ा दिया था, पर ये नहीं पढ़ाया बीच का लिंक कि ये शराब है कि उत्सव है। भाई तुमको बताना है कि उत्सव भी है और एक पॉइंट पे शराब भी होता है, संतुलित उत्तर दे सकते हो ना, दो पहले उत्तर उत्सव है समझाओ कि लोकतंत्र ही खिसक जाएगा अगर ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, रेलेवेंस ऑफ द पॉलिसी, सब्सटेंस ऑफ द पॉलिसी, अगर उसको जनता दिशा ना दे पाए, जनता की भागीदारी ना हो, जनता की शमूलियत ना हो।
लेकिन अगर इस तरह के आंदोलन राष्ट्र की शांति, राष्ट्र की स्थिरता, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और समाज को तोड़ने की भूमिका तक पहुंच रहे हैं, शराब भी है, कंट्रोल करो। दोनों तरफ बदलाव आना चाहिए। सरकार की नीतियों शुरुआत में ही ऑल इनकम्पैसिंग हो, वेल पार्टिसिपेटरी हो, डेमोक्रेटिक डिबेट्स को, पार्लियामेंट्री डिबेट्स के लेवल को एनहांस किया जाए, पार्लियामेंटेरियन का सिलेक्शन जो है वो वेल कंसिडर्ड ग्राउंड पर हो, बेहतर डिबेट लेवल न्यूज चैनल्स पर प्रमोट होनी चाहिए ताकि क्वालिटी ओरिएंटेड कैंडिडेट ही चुन करके आए, जनता सजग हो। तो प्लेथोरा ऑफ थिंग्स यू कैन राइट डाउन इन सपोर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ये कैसे कर पाओगे? कभी पढ़ा ही नहीं कि लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है, वो वाला चैप्टर एनसीईआरटी का कभी पढ़ा ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी, वो पढ़ा ही नहीं। सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखे जा रहे, बस एक क्वेश्चन है और लक्ष्मीकांत हमने पढ़ी हुई है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी में जीना है, हमने लोकतंत्र शब्द रटना नहीं है, जीना है उसमें। इट इज लाइक द सिविल सर्विसेज इज लाइक dwell into the concept. आफ्टर रीडिंग दैट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट तुमसे बाहर नहीं होता है, वो एलियन नहीं है तुमसे। तुम मतलब ऐसे, ये जैसे दंड है, ये दंड के रूप में सिविल्स की तैयारी में विद्या को अपने शरीर से बाहर नहीं रख सकते तुम, इसे भीतर आत्मसात करना पड़ेगा। ये रक्त में प्रवाह की तरह दौड़ता है, नाड़ियों में रक्त प्रवाह की तरह दौड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी रेवोल्यूशनरी के अंदर उसकी विचारधारा समा जाती है ना, उसके बाहर नहीं होती, वो उसके अंदर होती है। ये बिल्कुल वैसा है। ये तभी होता है जब आप जो कर रहे हैं उसकी रेलेवेंस आप कन्विंस हो रहे हैं उससे, आप उसकी सही नब्ज पकड़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रेलेवेंस, ये कन्विंसिंग एलिमेंट एस्टेब्लिश करती है, तो वो आपके अंदर जाती हैं चीज़ें कि हाँ, मुझे इसे इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करके देखना है, मुझे इसकी इस मैनर में ओवरलैपिंग करानी है टॉपिक की, मुझे अपनी इंटरेक्शंस को मल्टी प्रोन्स्ड बनाना है, मल्टी फेसेटेड बनाना है, मुझे इसे रिच करना है, मुझे हिस्टोरिकल फुटप्रिंट्स मेंशन करते हुए इसके मौजूदा समय में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इससे रिलेटेड वो मैंने लिखनी है। ऑटोमेटिकली तैयारी फिर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये क्या? सीमाओं से मुक्त। सीमाएं, कॉम्प्रिहेंसिव होना अपने आप में सीमाएं हैं। मैंने बोला वेग हो जाती है, मैंने बोला एम्बिगुअस हो जाती है, नहीं ना, मैंने बोला कॉम्प्रिहेंसिव। वृहद, भारत का वृहद भूगोल, ज्योग्राफी किताब। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? आपकी विचार शक्ति बहुत वृद्ध हो गई है। यह जरूरी बिल्कुल नहीं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है या आपसे जो मौजूदा चर्चा हो रही है इंटरव्यू में या कहीं पर भी, आपने हूबहू उससे जुड़ा कहीं कुछ पढ़ा हो। ऐसे चलने लगे तो पढ़ने की सीमाएं ही नहीं रहेंगी। मतलब ऐसे तो फिर सिलेबस यहां से बिछाना शुरू करो, लंदन पार कर जाएगा, कहां चला जाएगा। इसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहते। यहीं पर लोग आके आपको भ्रमित करते हैं कि कोई बॉर्डर लाइन तो ड्रॉ करो, कोई सब्जेक्ट मैटर तो ड्रॉ करो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बुक वही है एनसीईआरटी, बुक वही है कुल्लर, बुक वही है लक्ष्मीकांत, बुक वही है दत्त सुंदरम, सब वही। इवन अखबार भी एक ही कहता हूं, मैं तो ज्यादा कहता भी नहीं और एक फेज में जाके कहता हूं, लेकिन प्रत्येक क्षण उसकी एप्लीकेशन है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये ऐसा नहीं है कि एक बार रिपब्लिक पढ़ लिया, एक बार नेशन पढ़ लिया, एक बार स्टेट पढ़ लिया और बस छोड़ दिया उस किताब में। इट इज नॉट लाइक दैट। It is like that कि every time you are witnessing the debate on the Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV, every time you are watching the web series, every time you are reading the newspaper, every time you are reading the novel, wherever you are encountering the word state in its different applications and forms, you are imbibing that concept and you are enriching your already learned concept of state. And you are applying the concept of state in your practical life. It is the comprehensiveness. Okay, getting my point? So it is not the comprehensiveness that you must gather all the digital media, all the print media, all the written content, all the erstwhile novels written on the topic of state in your bedroom and to fill your full house with the books on the state. No, it is like that you are living with the term state. You are convinced with the satellite program of India. Why? Why do we need that program? Why do we need to go to the Chandra? Why there is a Chandrayaan? You are understanding it.
Once you have covered it, now over, it's over now. Now you are ultimately reaffirming the things. You are enriching it. You are applying it in a multiple manner. You are visiting the marriages, you are visiting the people, you are visiting the society, we whatever. You are ultimately practically witnessing the social institutions or the element of society that you have studied. You are experiencing it. It is the comprehensiveness. The question of civil services, they are very organic in nature. They are very, very real in nature. Look, you cannot cover them by you cannot pick them. You cannot chase them. Don't try to chase them, okay? They are not the things to chase. वरना वो भागेंगे आगे आगे, तुम पीछे भागते भागते गिर पड़ोगे किसी दिन. हम चेज नहीं कर सकते. वो योग्य उत्तर प्रश्न है, हम योग्य बनेंगे बस. हम अपनी जगह रह के योग्य बनेंगे, वो अपनी जगह रह के योग्य प्रश्न पूछेंगे. योग्य प्रश्न योग्य उत्तरों का मेल हो ही जाता है. योग्यता पर काम करो. चेज करने को किसने बोला है? Who asked you to chase the things? Do try to become organic. Do try to become more comprehensive. What you are doing, that someone dictated you the areas, area number 1, 2, 3, 4, 5, okay? Now what you are doing, you are saying that यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आ सकता है, वाला आ सकता है. You are chasing the things. Things are never ending now. It is not like that. It is like that if you are lacking somewhere the understanding about something, that is the understanding about Indian society, and understanding in which context? Understanding in the context of many type of deprivations, many type of privileges, many type of historical divisions, historical stratifications, or many type of discrimination right now existing. You need to study the different segments. You need to study about the child development, woman development, or the tribal society, scheduled caste, OBC, and everything. The subject matter is there in any single book. You need to focus on that book only, okay? Focus on it. Enrich this, okay? Don't try to chase the society into its entirety. There is no end limit about anything. There is nothing like that. But it is not like that. Someone is saying you कि okay, यदि तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम कितना करोगे, कहाँ तक करोगे, कितनी सीमाएं हैं, समाज पे कितना लिखा गया है जानते हो, कैसे कैसे थॉल मैक्स वेबर हुआ है, कार्ल मार्क्स हुआ है, किसको किसको पढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ये आदमी हमें बरगला रहा है. हम सिविल्स के लिए सोसाइटी पढ़ रहे हैं और सोसाइटी से रिलेटेड सीधे क्वेश्चन भी आते हैं और सोशल जस्टिस का टॉपिक है. हम सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज पढ़ना चाहते हैं. तो मुद्दा ये है कि हमें पूछा जाएगा कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है. हमें पूछा जाएगा कि यूथ एजिटेशन और अनरेस्ट बताओ. इसके संदर्भ में हमें कन्विंस होना है कि जो अंडर द हैंड हमने टॉपिक रखा है, हम फुल्ली उसे कर गए आत्मसात. इसमें कोई जर्क नहीं बचा. डन, इट इज डन. सिलेबस इज वेरी क्लियर, ओके? You need to study about the urbanism, urban life, urban development. The topic is there. You need to study about the urban life, urban development, urban issues. And simply you need to learn that what do you mean by the urban? The historical development of urbanization in India. Okay. Second, the urban issues, all type of issues associated with urban. The land issue, real estate development issues, municipalities issues, the urban flooding, the air pollution, the water pollution, the scarcities, everything. And you need to study the existing policies or program associated with urban development. है ना? You need to study the प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, everything. Smart city program. Okay, खत्म. Done. Enrich it. आते रहेंगे आपके ध्यान में ये कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की ये कमियां हैं. इसे करो भाई, इसे तो करो, इसे तो करो, इसे तो इतना तो करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड मैनर में एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं. क्वेश्चन आएगा कि कोरोना के बाद बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में क्या स्मार्ट सिटी एज इट इज आगे बढ़ सकता है या इसमें बदलाव लाने की ये जरूरत है? पक्का इससे रिलेटेड पिछले समय में चर्चा हुई होगी. ध्यान देने योग्य है ये बात, इस पे ध्यान देना. कोई एक सोर्स पकड़ के, सिंगल सोर्स पकड़ के एक बच्चा चले, अगर कोई एक सिंगल मैगजीन या सिंगल एक न्यूज़पेपर, बहुत सुंदरता से सारा पकड़ते जाता है वो. हम प्लेथोरा ऑफ चीज़ों में घुसड़ जाते हैं, सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं. मतलब एक चीज़ पकड़, अरे यार वो
36 मैगजीनें पढ़ रहे हैं, 36 अखबार। मैं एक सवाल पूछता हूँ यार, तुमको इतनी अकल आ गई कि तुम 4 मैगजीन 4 अखबार पढ़ना चाहते हो, सोच के देखो कि तुमको लगता है इसने कुछ छोड़ तो नहीं दिया हो। यार जो एडिटर है, सालों से जिनकी संस्था है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जब वो अपनी मैगजीन पढ़ता होगा, अपना अखबार पढ़ता होगा, वो अपने कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिटिव 4-5 अखबार या मैगजीनें खुद भी तो टेबल पे रख के देखता होगा कि यार इसकी मैगजीन में ये आर्टिकल है, हमने मिस किया, कोई नहीं अगले एडिशन में डाल देना, या इसने ये स्टोरी कवर करी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ऑफ बीट स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, कल के अखबार में हम अपन भी कवर करते हैं किसी मैनर में। सिंपल, तुम 2-4-6 महीने एक चीज आस्था से पढ़ो तो सही, उसमें आ जाएगा दूसरी मैगजीनों का भी काम। 36 तरह की टेस्ट सीरीज लेके बैठ जाती है यार। जिसने एक टेस्ट सीरीज, मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, मेरे बगल में ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, यार मैं जांचूंगा नहीं इसने क्या बना दिया, क्या क्वेश्चन डाल दिए। हैव सम पेशेंस, एक टेस्ट सीरीज अच्छी खरीद के ढंग से करो, आ जाने उसमें भी तीसरे चौथे टेस्ट में वो क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट। अपन रेस लगाते हैं, रेस, क्रेज, चेज, जुगाड़ कहते हैं इसको, जुगाड़, पैंतरे, टैक्टिक्स, टैक्टिकल मूव, ट्रिक्स, जबकि ये सब उस सबसे अलग है। ये काम बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्वतंत्र प्रश्न आता है एकदम टैक्टिकों से। टैक्टिक आंसर की ही नहीं बनती किसी इंस्टीट्यूट से मेंस की बाद में, फिर टैक्टिक्स से मुक्त, चालाकियों से मुक्त, चेज क्रेज से मुक्त, एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल, और अपन उसका उत्तर नहीं कर पाते। सवाल आ जाता है, सपोज करिए कि तेजी से बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या हमारे देश की क्षेत्रीय संस्कृतियों का क्या योगदान है भारतीय अस्मिता को बचाए रखने के लिए ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, जहां ग्लोबलाइजेशन हर बंदे को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, स्टैंडर्ड टेस्ट, प्रेफरेंस, क्लोथिंग और ड्रेसिंग सेंस दे रहा है, वहाँ अल्टीमेटली रीजनल कल्चर्स ही है ना जिन्होंने एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी बचाए रखी है। द मार्जिनलाइज्ड पीपल, इवन द अर्बन सोसाइटी, दे आर गेटिंग वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड, they are watching the same web series, they're singing the same song. In the southern people, they are singing the song that you are listening, you are singing, है ना? But the still that distinct culture of India, it is very much there. Go and talk to the regional societies, they are celebrating their culture, custom manner. If you want to compare, simply compare the urban area and the rural area, you will see the drastic difference. Go and enjoy the festival in the rural area and the urban area, you will enjoy that, you will see that the folk is there, the regional culture is there, the regional custom culture is there. Okay, where are the celebrations of Vaisakhi in the city areas? Tell me. No, go to the rural areas, even to the far rural areas, you will see the Vaisakhi fair over there, the Vaisakhi festivals over there. That is the thing. But you can very easily see the global trend, you can witness the Valentine Day in every city. It is the symbol of the globalization. Everywhere you will witness that. But ultimately, the regional cultures are confronting to that globalization in that sense, not in a negative sense, in that sense that they are competent enough to protect its regional identity, or you can say the distinct character of the nation. There will be question on that. If you are not studying the regionalism in that sense, if you are not studying the secularism in that sense, if you are not studying the communalism in that sense, so how can you answer the question? You are preparing for civil services. You need to understand that. You are not insane. It is not the mediocre level exam. You are not preparing for the bank, PO, SSC, clerical. Sorry, I am not demeaning anything, but the thing is, you need to understand what kind of exam you are aspiring for. Okay? This is that level examination. You need to have that level thinking. It is the difference. Previous year examinations will ultimately contribute into the cultivation of that thinking. So the cultivation of that thinking is important. The direction is important. The disha of the subject matter is important. That instinct is important. That quality of the content is important. Previous year examination will give you that quality. That what kind of questions will be there, what kind of answer that you need to put into that. That quality will be there. Okay. So they will give you the framework, a kind of limit. Okay, these are the major 20 to 25 issues at the global level, from the past society, the ancient till date, and we need to understand that. That's all. There were social religious reform movements at some point of time in 600 BC in India, at the world level. Globally, there were social religious reform movements when there was a need, because new member in the society, they wanted to assert their independence, their identity. And ultimately, trade, commerce, economy was the need of the time. It was the phase that Janpada wanted to extend into the phase of the Mahajanpada. They wanted to develop.
For that there were need of heavy armies. Ultimate the production of the weapons, equipments, implements, agricultural development. It was the time that second phase of agricultural revolution was on the doors. We need to accommodate that. Social religious reform movements, ultimately it was the conducive atmosphere for them. They entered and what they promised, non-violence, gahu te nahi hogi, and gahu was the main thing for the progress of the agriculture and the economy, trade and commerce. They promised the safe and violence free societies, and it was the precondition for the development of trade and commerce. The political stability was required. Without that you cannot progress in an economic sense. So simple. Look, you need to develop the mindset to prepare for civil services, and the questions will give you, the previous year questions will give you that mindset. Anywhere in that history, you can peep into the history, you can observe one thing, that the past society, the ancient, the medieval, modern, whatever the future society of 5,000 years old, 5,000 years ahead from us, the main thing will be there. There will be the requirement for the human for the better living standards, okay? And that is all. जिस चीज़ ने उसके लिए जो काम किया है वो वही चर्चा का विषय है, वही सिविल्स का विषय है. तो सिविल सर्विसेज उसी दिशा में बात करता है. दैट्स ऑल. स्वतंत्रता की लड़ाई पर बात करेगा, क्यों ना करेगा. आज जो मूल्य हैं संविधान में, और आज जो मूल्य हैं हमारे, हम संस्कृति के रूप में हजारों साल पुराने, राष्ट्र के रूप में भी हम हजारों साल पुराने, राष्ट्र के रूप में ये हम कुछ वर्ष पुराने हैं अगर हम बात करें तो ऐसे में संस्कृति के मूल्य हो सकते हैं, उसके लिए हजारों साल पुराने इतिहास भी पढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्र के मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता संग्राम नहीं पढ़ना है. पढ़ना है फ्रीडम फाइटर्स के थॉट्स पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं. हमारी संस्कृतियों के पिता कई हो सकते हैं. सिखिज्म में दशम पिता गुरु गोविंद सिंह पिता है संस्कृति के, लेकिन राष्ट्र के रूप में अलग अलग धर्मों में आप चले जाइए, अलग अलग पंथों में, लेकिन राष्ट्र हमारा अब बना है. राष्ट्र, द नेशन, द पॉलिटिकल एंटिटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड अल्टीमेटली राष्ट्र के यहां पर राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी. देयर इज अ रोल ऑफ दैट. सपोज समवन इज कन्फ्रंटिंग दैट ये आपके पिता होंगे, मेरे पिता नहीं है, हमारे पिता तो वो है, वो सहज भाव से उन्हें समझाएगी. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो. आपके कल्चर, आपकी संस्कृति के संगठन के पिता वो हैं, बिल्कुल सही है. हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं. राष्ट्र इज द एंटिटी जिसका जन्म अभी पीछे हुआ है और उसके पिता के रूप में उन्हें स्वीकारा गया है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. जब हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, हम इंटरव्यू में डिबेट क्या करेंगे? हम किसी व्यक्ति की गलत विचारधारा को क्या काटेंगे? ये बड़ा सवाल है. तो क्या हमें राष्ट्र और सांस्कृतिक, हमें नेशन एज एन एंटिटी और कल्चरल ग्रुप एज एन एंटिटी का फर्क करना नहीं आना चाहिए? तो सिलेबस में यही है, उसमें वो यही पूछ रहे हैं वो कि इंडियन सोसाइटी इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो क्या ऐसी सोसाइटी एक प्योर यूरोपियन मॉडल पे नेशन स्टेट की थ्योरी फॉलो कर सकती है? नहीं कर सकती. मैंने कर दिया आंसर. इंडिया एक कॉम्पोजिट कल्चर बेस्ड सोसाइटी है. वो टिपिकल यूरोपियन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो कर लेगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि होमोजीनियस लैंग्वेज, होमोजीनियस रिलीजन, होमोजीनियस कस्टम कल्चर मैनर, वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. वी हैव हेटेरोजेनिटी इन एवरीथिंग. That's why we have recognized strong regionalism in our constitution. Schedule 5, Schedule 6. The identity and the experiences and the rights associated with the tribal society. It is regionalism. We have organized India on the basis of the language. We have accommodated distinct cultures. It is the symbol of the representation or the accommodation of regionalism in the constitution. That is the thing. You are not the European nation state. It is distinct thing. It is a different thing. We are not mere the democracy ruled by the majority people, okay? It is not the simple democracy ruled by the majority. We are the republic. We are the republic. What do you mean by that? It is the democracy which promised the safeguards, the rights and the protection to the minorities. Minorities. That's why we are the republic. We are the Ganarajya. Okay? Not the brute majority based democracy. There are many democratic countries, but we are not. We are republic democracy, not the monarchy. This we need to understand. So we need to understand the terms. Being IAS aspirant, don't try to dwell in, don't waste your time into listening to every video available on YouTube, listening to everything that you are underhand to read. Give your time to enrich the things, understand the things, convince yourself with the things that you have in your hand. This is the comprehensive character, and that you will get while attempting the previous year question. Then you will realize, okay, instead of covering this, instead of dealing with the plethora of the things, I need to focus, enrich, dwell into the this. This is the system. Okay? आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम करते ही रहते हैं. अभी के लिए इतना बहुत है.
थैंक यू सो मच, एंजॉय।